भाग एक में किसकी चर्चा है? तो संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा। किसकी चर्चा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो भाग एक जो अंदर आते हैं, भाग एक के अंदर आपके अनुच्छेद 1 से लेकर 4 का वर्णन है। किसका किसका है? भाग एक का जो है क्वेश्चन पूछेगा भाग एक का नाम क्या है, तो भाग एक का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर कहां से कहां तक अनुच्छेद आते हैं? तो 1 से लेकर 4 तक। कहां से लेकर कहां तक आते हैं? 1 से लेकर 4 तक। तो हम लोग अनुच्छेद को रिवाइज करते हैं, जो मेन मैंने वही बताऊंगा मैं, सारे डिटेल से नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो इसके अंदर हम लोग देखेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 याद है किसी को? क्या है अनुच्छेद 1 में? अनुच्छेद क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में? कौन सा अनुच्छेद में होगा? 1 नंबर में। ठीक है ना? और राज्यों का संघ कैसा वाला है? कैसा वाला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? यूनियन वाला है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है, एसएससी जीडी की 2 से 3 के शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, भारत राज्यों का संघ है। तो आपको संघ जो देखना वो इंग्लिश वाला यूनियन देखना है, क्योंकि संघ का 2 इंग्लिश होते हैं ना, एक यूनियन भी होता है, एक फेडरेशन भी होता है। तो भारत राज्यों का संघ, इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? कौन सा अनुच्छेद में? 1। अनुच्छेद 2 जो है 2 में, तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 का नाम क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ऐसे संघ और राज्य का नाम है, तो 1 का नाम क्या? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 अब रट जाना चाहिए बिल्कुल, है ना, डबल बार याद नहीं करना है। अब आगे अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में क्या है? कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत के अलावा, जैसे भारत के अलावा कोई सा भी विदेशी क्षेत्र भारत में मिलाना हो, तो उसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में। इसके तहत हमने कौन सा राज्य मिलाया था? सिक्किम मिलाया था। कब मिलाया था? 16 मई 1975 को भारत का सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। तो किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना, इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2। आ समझ में ना? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ है, इसकी चर्चा कौन सा वाले में? 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? सुनो इधर देखो, कोई सा भी विदेशी क्षेत्र, जैसे भारत का जो टोटल एरिया है वर्तमान में जितना भी क्षेत्रफल है, इसके अलावा पता चला इधर वाला कोई क्षेत्र भारत में मिलाना हो, यानी भारत के अलावा कोई क्षेत्र भारत में मिलाना हो, कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत में मिलाना हो, तो इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 2 में। पहले सिक्किम अपना क्षेत्र नहीं था, सिक्किम एक अलग ही राजवंश था, ठीक है, तो सिक्किम को भारत में मिलाया था, तो किसके तरफ मिलाया गया होगा? आगे माइंड में समझिए कि किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना, उसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या था? सीमा। भारत का जो आंतरिक क्षेत्र है, यानी वर्तमान में जो भी भारत का क्षेत्र है, इसको या तो छोटा करना, किसी राज्य को एक छोटे बड़े राज्य को 2 राज्यों में बांटना, या किसी राज्य का नाम चेंज करना, किसी राज्य की सीमा चेंज करना, इसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 3 में रहेगी। किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना, उसकी चर्चा किस में रहेगी? 2 में। और भारत के अंदर ही कुछ भी चेंजेस करना, उसकी चर्चा किस में रहेगी? 3 में। आगे बात समझ गए? अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 क्या है कि 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा, 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा वो 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, कि संविधान में जो भी संशोधन होता है वो 368 के तहत होता है। किसके तहत होता है? 368 के। लेकिन यहाँ पर जो इन राज्यों में जो भी संशोधन होगा उसको 368 से बाहर रखा हुआ है। बस इतना सी बात है, ज्यादा कोई स्पेशल नहीं कि 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा वो किसके तहत होगा? तो राष्ट्रपति की मंजूरी से होगा, और उसकी चर्चा किसमें रहेगी? आर्टिकल 4। आगे ना समझ में? इसके बाद आता आपका भाग 2। क्या नाम है भाग 2 का? नागरिकता। नागरिकता वह है जो वहां की, जैसे नागरिकता क्या है? तो नागरिकता एक तरह से हम लोग ऐसा अधिकार है जो वहां के स्थायी निवासी को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नागरिकता। जैसे हम लोग, एक होता है नागरिक और एक होता है व्यक्ति। इसको बता सकते हैं इनमें क्या अंतर हो सकता है? देखो, नागरिक और व्यक्ति में ये अंतर है कि व्यक्ति में सभी होता है। जैसे मान लो कोई इंग्लैंड का व्यक्ति भारत में आ गया, कोई अमेरिका का भारत में आ गया, तो वो व्यक्ति कहलाएगा, और हम लोग क्या होंगे? नागरिक होंगे, जो जहाँ के स्थायी निवासी होते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी का आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, एक तरह से वहाँ के स्थायी निवासी को जहाँ की उनकी नागरिकता प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नागरिकता। और व्यक्ति कोई भी हो सकता है, अमेरिका का, इंग्लैंड का, कहीं का भी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति होता है उसकी कंपेयर में जो जहाँ के नागरिक होते हैं उनको अधिकार ज्यादा प्राप्त होते हैं, है ना बात समझिए? मान लो कोई अमेरिका का व्यक्ति हो, कोई भारत का व्यक्ति है, तो अमेरिका वाले को, जैसे भारत में रह रहे हैं हम लोग, तो अपने को ज्यादा राइट होंगे कि अमेरिका वाले को ज्यादा राइट होंगे? अपने को ज्यादा होंगे ना, क्योंकि हम लोग क्या, भारत के नागरिक, ठीक है ना? वही अगर आप लोग अमेरिका में चले जाओगे, तो कोई अमेरिका के व्यक्ति और कोई आप चले जाओगे आप भारत के व्यक्ति, तो अमेरिका वाला ज्यादा अधिकार रहेंगे कि आपके ज्यादा अधिकार रहेंगे? अमेरिका वाले। एक तरह से नागरिकता की चर्चा कौन सा भाग में? आपकी भाग 2 में। इसके अंदर आते हैं आपके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कहां से लेकर कहां तक आते हैं? 5 से लेकर 11 तक, ठीक है ना? तो बताएगा भारत का नागरिकता अधिनियम के बारे में पहला नागरिकता अधिनियम 1955, राइट? एमपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन 1955 में आया था। कब आया था? भारत का प्रथम नागरिकता
1955 में, फर्स्ट संशोधन हुआ था 1986 में। चलो भाग 2 का नाम क्या है? नाम क्या है भाग 2 का? नागरिकता। कहां से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। बिल्कुल रट जाना चाहिए है ना। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में क्या है कि भारत जब आजाद हुआ था, ठीक है, भारत जब आजाद हुआ था, ठीक है, 1947 में जब स्वतंत्रता मिली थी, उस समय सभी व्यक्ति जो भारत में रहते उनको नागरिकता, यानी कहने का मतलब संविधान के स्टार्ट से जो नागरिकता की बात कही हुई है वो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5। यानी ऐसा बोल सकते हो कि प्रारंभ से नागरिकता की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? 5। अब 6 और 7 को ध्यान से समझना, 6 और 7 को। ऐसे लोग, ठीक है, जब विभाजन हो रहा था, जब अंग्रेज यहाँ से कहते विभाजन हो रहा था, अंग्रेजों ने कुछ कंडीशन रखी, ठीक है, यहाँ देसी रियासती राजा महाराजा भी हुआ करते थे, ठीक है, वो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ा देंगे सर। तो अंग्रेजों ने क्या ये रखा था कंडीशन कि जिनको इंडिया में मिलना वो इंडिया में मिल जाओ, जिनको पाकिस्तान में रहना पाकिस्तान चले जाओ, और जिनकी इच्छा है ना तो इंडिया में रहना नहीं पाकिस्तान में, तो अपना खुद का स्वतंत्र राज्य भी बना सकता है, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री में और सर अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 3 रियासतें ऐसी थी जो नाटक करी थी, पढ़ाया था ना आप लोगों को, कौन कौन सी? जूनागढ़, कश्मीर और एक और कौन सी थी? हैदराबाद, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ऐसे व्यक्ति, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब कोई दिल्ली का व्यक्ति है, वो बोला देश आजाद हो गया, नहीं मैं तो लाहौर जाके रहूंगा, पाकिस्तान में रहना है, ठीक है, तो पाकिस्तान से आधे ऐसे लोग हैं जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, आधे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए, तो इनके बारे में नागरिकता का ये करना पड़ेगा ना, ठीक है। अनुच्छेद 6 में किसकी चर्चा है? ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, कहां पर आ गए? पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, उन लोगों की नागरिकता की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 6 में। इसके बाद अनुच्छेद 7 की बात करें, ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, इंडिया से कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए और फिर इंडिया में आ गए, तो ऐसे लोगों की जो चर्चा है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 7 में। अगर इतना नहीं याद रहे तो बस यहां से याद रखना, ठीक है ना। ऐसे लोग जो विभाजन के समय, ठीक है ना, संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से भारत लौट आए, उनकी नागरिकता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 6 में। वही ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, उनका जो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 7 में। आ रहा है इतना समझ में? 5 में क्या था? प्रारंभ से स्वतंत्रता, जन्म से नागरिकता, जन्म से नागरिकता कौन से में हो जाएगी? 5। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया चले गए उसकी नागरिकता, ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान उसकी नागरिकता 7। 8 में अब किसी की इच्छा है, कोई अमेरिका पढ़ने जा रहा है, इंग्लैंड पढ़ने जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई बिजनेस करने जा रहा है, तो अब पता चला कि वो है तो इंडिया की है, ठीक है, अब अमेरिका गया जॉब करने, 3 साल से वहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल से वहीं, तो जब तक आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेते हो तब तक आप इंडिया के नागरिक रहोगे, है ना बात समझे। तो आप घूमने गए, बिजनेस करने गए, 6 महीने ज्यादा हो गए, साल भर हो गया, तो ऐसे लोग जो भारत से दूर रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, लेकिन ये भारत के ही है, तो उनकी नागरिकता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 8। कोई विदेशी घूमने गया, बिजनेस करने गया, कहीं भी गया, तो भारत से बाहर रहने वालों की जो नागरिकता की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? 8। आई बात समझे? अब पता चला कि आप लोग घूमने गए, 2 साल 3 साल, अच्छा बिजनेस सेट हो गया, आपने सोचा कि आप यहीं में रहते हैं, ठीक है, अब पता चला जैसे आपने देखा हो कल्पना चावला, ठीक है, भारत की थी, अमेरिका में चले गए, सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा, अब पता चला कि आप अमेरिका गए जॉब करने, अब वहीं सेटल हो गए, वहीं आपने नागरिकता ले ली, तो ऐसे लोग, ऐसी नागरिकता, आप कहीं विदेश में घूमने गए या आपका वहां बिजनेस सेटल हो गया और आपने वहां की नागरिकता ले ली, आप अमेरिका गए, वहां की आपने क्या ले ली? नागरिकता ले ली, तो अब जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो इंडिया की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब तक आप नागरिकता नहीं लोगे तब किसके तहत आओगे? 8 के तहत। यानी अगर आप भारत के बाहर हो, ठीक है, आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ग्रहण करी, तो उसकी चर्चा कौन से में रहेगी? 8 में। जैसे आप घूमने गए, पता चला कि आप यहीं रहना, आप अमेरिका में रहूंगा लाइफ टाइम, ठीक है, तो उसके तहत जो नागरिकता रहेगी, यानी किसी भी दूसरे देश की यदि आप नागरिकता ये करते हो तो क्या होगा? इंडिया की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 9। आ समझ में ना? नेक्स्ट आर्टिकल 10। देखो, अगर आप सही से जीवन जी रहे हो, जैसा आपका जीवन चल रहा है उसमें, ठीक है, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता है। अब पता चला कि आप कोई आतंकवादी बन गए, ठीक है, पता चला कि बम ब्लास्ट कर दिया, किसी को मार दिया, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? भारत सरकार आपसे नागरिकता छीन भी सकती है, वो उसकी जो चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 10 में। अरे बात समझे, आप ये देश विरोधी कोई घटना में लिप्त पाए जाते हो, ठीक है, देश विरोधी कोई घटना करते हो, ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भारत सरकार का अधिकार के पास अधिकार है कि आपकी नागरिकता छीन सकते हैं, उसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 10। ठीक है, आई बात समझे। और इन सब को लागू करना, कैसे नियम बनेंगे, कैसे कायदे कानून बनेंगे, इसकी चर्चा आर्टिकल 11 में। आई बात समझे। नागरिकता के विषय में कौन सा कानून बनाना, कौन सा नहीं बनाना, इनके बारे में जो भी चेंजेस वगैरह होगा, इसकी चर्चा किसमें लिखी होगी? अनुच्छेद 11। आ समझ में? चलो, भाग 1 का नाम क्या था? भारत में उसका राज्य क्षेत्र कहां से लेकर कहां तक था? 1 से 4। भाग 2 का नाम क्या था? नागरिकता कहां से लेकर कहां तक? 5 से लेकर 11। ठीक है ना? अब कोई 3 का जो नाम है, क्या है भाग 3 का नाम? मौलिक अधिकार
कौन सा अनुच्छेद क्या होता है, स्पीड से देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल जो 12 है इसके अंदर राज्य की परिभाषा, किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा कि मौलिक अधिकार किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, कौन सी कंडीशन है, कौन सी नहीं है। तो परिभाषा की बात करें कौन सी हो जाएगी, आर्टिकल 13। हाँ, अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब ये है अपना जो संविधान बना हुआ है, अब संसद के पास पावर है तो क्या कोई भी चेंजेस कर सकती है, ठीक है। जब आप लोग देखते हो संसद कोई नया कानून ले आती है, कोई तो देश में नया कानून। अब आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि संविधान, आप ये जो संसद के पास जो शक्ति होती है वो पूरे संविधान में चेंजेस कर सकती है। क्या कर सकती है, पूरे संविधान में चेंजेस कर सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, संविधान का मूल ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। क्या नहीं बिगड़ना चाहिए, मूल ढांचा। यानी कहने का मतलब अगर संसद कोई ऐसा कानून लाती है जिससे आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, आपकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, तो वो कानून ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा बात समझिए। इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13। यानी कहने का मतलब कानून का अल्पीकरण। संसद में हमें पता चले, ठीक है, कि कोई एक ही पार्टी है, पता चला कि 70-80 साल से पता चला कि वो देश में कोई पार्टी 70-80 साल से ये कर रही है, पता है उसको बहुमत आ गया, संसद में भी उसके, राज्य लोकसभा में भी उसके सदस्य हो गए, राज्यसभा में उसके हो गए, पता चला पूरा संविधान ही बदल दिया कि आज के बाद किसी लोगों को नागरिकता, आज के बाद चुनाव नहीं होंगे, आज के बाद ये नहीं होगा। तो एक तरह से क्या होगा, संविधान के खिलाफ जा रहे हो ना आप लोग, है ना बात समझ। तो यानी कहने का मतलब जैसे ही ऐसा कोई कानून आएगा तो आर्टिकल 13 लगेगा, ऑटोमेटिक ये कानून खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पता चला कि संसद में अपने कितने लोकसभा की सीटें 545 है, 545 में कोई पार्टी आ गई, अब वो संविधान चेंज कर सकती है ना, बिल्कुल। पता चला कि संविधान ही चेंज कर दिया है, क्या आज के बाद देश में चुनाव नहीं होगा, क्या ऐसा कानून हो सकता है? नहीं। जैसे ऐसा कोई कानून आएगा आर्टिकल 13 के तहत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पता चला, ठीक है, तो कोई कानून बना दिया है कि इसमें है कि आपको स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। पता चला कोई पार्टी आ जाए, संसद में प्रस्ताव ले आए कि आज के बाद कोई क्या है कि स्वतंत्र नहीं रहेगा, हमारी मर्जी, सरकार की मर्जी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये कानून तो क्या होगा, आपके मौलिक अधिकार को छीन रहा ना, तो कानून ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कानून का अल्पीकरण कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा, 13। ठीक है। अब ये तो हो गई परिभाषा, ये क्या होगा, कानून का अल्पीकरण। अब इसके अंदर कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है, इनको पहले मिक्स रूप से देखते हैं, फिर अलग अलग से देखते हैं, ठीक है। चलो पहले अलग अलग ही देखते हैं। 13 के बाद कौन सा आएगा, 14। 14 में क्या है, विधि के समक्ष क्षमता, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी नेता ने भी किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो कानून दोनों के लिए इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं कोई बड़ा व्यक्ति, कोई नेता है उसके लिए कानून अलग होगा, कोई आम नागरिक है तो अलग होगा। तो कहने का मतलब आर्टिकल 14 में क्या है, कानून सबके लिए बराबर है, विधि के समक्ष क्षमता। विधि को ही कानून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं। यानी कानून के सामने सभी समान रहेंगे, भले वो नेता हो, आम नागरिक हो, कलेक्टर हो, कुछ भी हो, तो कानून क्या होगा, सबके लिए बराबर होगा। तो विधि के समक्ष क्षमता कौन से अनुच्छेद में, 14। किस देश से लिया है, पढ़ा था अपने सर, ब्रिटेन से। तो कानून का समान संरक्षण अमेरिका से। चलो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, याद है किसी को, धर्म, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं हो सकता देश में कि पता चला कि धर्म के आधार पे आप क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। जैसे आप कंपटीशन का फॉर्म भरने जाते हो, अब ऐसा थोड़ी आता है उसमें कि ये बात धर्म वाले भर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये महिलाएं भर सकती है, पुरुष ही भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब आर्टिकल 15 में क्या है, संविधान अपने को ये अधिकार देता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। ऐसा बात समझिए। तो अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में, 15। 16 में क्या है, याद है किसी को, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, यानी सरकारी नौकरी में सबके लिए समान अवसर रहेंगे। जैसे पता चला कि यूपीएससी का पेपर ये निकला है, फॉर्म निकला है, अब ऐसा नहीं किसी को रोक सकते हो आप फॉर्म भरने के लिए। पता चला कि सीजीएल का वैकेंसी निकली, अब ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति भर सकता है, ये भर सकता है, वो नहीं भर सकता है। हाँ, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, है ना बात। अब पता चला आप 10वीं पास हो, 12वीं में कोई फॉर्म निकला और बोर्ड में चला जाऊंगा आर्टिकल 16 के तहत कि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता सबको बराबर समान मिलना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको क्या करनी पड़ेगी, क्वालीफाई करना ही पड़ेगा। अरे बात समझिए। तो आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता मतलब क्या है कि सरकारी नौकरी में सभी को क्या है, समान अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 17 मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा, 17, छुआछूत का अंत, ठीक है ना, छुआछूत का अंत, अभ्रष्टता का अंत, ठीक है। जैसे गांव वगैरह में चलता है, अब इतना नहीं चलता है संविधान की वजह से, लेकिन पहले बहुत चलता था, वो चलता था ना कि वो नीचे जाते हैं, वो ऊंचे जाते हैं, ऐसा चलता ना सिस्टम। तो वो इसके अंदर है कि छुआछूत का अंत किसमें हो जाएगा, 17। 18 में क्या, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, पहले पुराने महाराजा, राजा महाराजा क्या करते थे, ठीक है, उपाधियां मिलती थी बहुत सारी। जैसे आपने पढ़ा होगा गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां मिली थी, ठीक है, सर की उपाधि मिलती थी, नाइट आउट की उपाधि मिलती थी।
अब ये भारत ने अपने संविधान में क्या किया है कि अब कोई सी उपाधि नहीं मिल सकती है, सिर्फ दो को छोड़कर। आप सेना में उपाधि मिल सकती है और आपको शिक्षा में उपाधि मिल सकती है। सेना में देखते हो ना, जैसे ब्रिगेडियर हो गया, कर्नल हो गया, पुलिस में देखते हो डीएसपी एसपी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार शिक्षा में देखते हो कोई प्रोफेसर हो गया, किसी ने पीएचडी करा हुआ है। तो इन दो को छोड़कर बाकी कोई उपाधि आप प्राप्त नहीं कर सकते। पता चला कि अमेरिका गए, आप घूमने गए, ठीक है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति आपसे पसंद हो गया और आपको कोई मेडल दे रहा है, ठीक है, तो बिना आपके राष्ट्रपति, बिना अपने भारत के राष्ट्रपति से पूछ के आप मेडल भी नहीं ले सकते। इसकी सारी चर्चा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18। आगे बात समझिए। चलो नेक्स्ट कौन सा आएगा? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन 19 पर्टिकुलर नहीं है, 19 पर्टिकुलर नहीं है। 19 में क्या है? 19 में क्या है? क्लोज है। 19 का एक जो है वो क्या बोलता है? स्वतंत्रता बोले तो आजादी आपको, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहीं घूमते हो, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, पुतला जलाने का स्वतंत्रता, आपने बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 19A के तहत किसकी स्वतंत्रता है? तो बोलने की स्वतंत्रता। आप किसी को कुछ भी बोल देते हो ना, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली दे दो किसी को, ठीक है ना। बोलने की स्वतंत्रता 19A के तहत है, ठीक है। आप देश में किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इसकी स्वतंत्रता किसमें? 19A में। बस ये है कि राष्ट्र विरोधी में राष्ट्र विरोधी नहीं बोलना है, आगे बात समझिए। तो आपको बोलने की जो स्वतंत्रता उसका किसके तहत हो जाएगी? 19A के तहत। अब देखते ना न्यूज़ वगैरह में कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई नेता किसी के खिलाफ बोल रहा है, तो जो सारी आजादी मिलती है वो किसके तहत मिलती है? 19A के तहत। 19(2) में क्या है? सभा या सम्मेलन कर सकते हो, ठीक है। आप शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल सम्मेलन या शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा है, ठीक है, हमारी ये मांग नहीं हो रही, ये काम नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल शांति रूप से सम्मेलन कर सकते हो, सभा कर सकते हो, ठीक है। सरकार के खिलाफ कर सकते हो किसी के भी, और कंडीशन ये शांतिपूर्वक ढंग से करना है। ऐसा नहीं आप हथियार लेके चले गए सभा कर रहे हो, कि हमने संविधान में जो छूट दी हुई है, आप क्या कर सकते हो? आंदोलन कर सकते हो। आप शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हो। इसकी चर्चा कौन से में? 19(2) में। सभा के बाद 19(3) है, आप आपका कोई सा भी निजी संगठन बना सकते हो, आपकी इच्छा हो तो कोई सा भी संगठन बना सकते हो, ठीक है ना। बस ऐसा नहीं होना चाहिए वो देश विरोधी काम कर रहा हो, पता चला आपने कोई आतंकवादी संगठन बना लिया है ना, ऐसा नहीं बना सकते। आप बिल्कुल संगठन बना सकते हो। देश में बहुत बड़े-बड़े संगठन चल नहीं रहे, ठीक है, जैसे आरएसएस चल रहा है, एआईएम वाला चल रहा है, तो बहुत सारे बड़े-बड़े संगठन चल रहे हैं। 19(1) में क्या था? बोलने की स्वतंत्रता। 2 में क्या था? 2 में क्या था? सभा। 3 में क्या था? 3 में क्या था? संगठन। 4 में आप देश में कहीं पर भी घूम सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपकी इच्छा है बिहार में जाकर रहूंगा तो बिहार में घूम सकते हो, आपकी इच्छा है यूपी घूमना है, आपकी इच्छा है कर्नाटक घूमना है, आपकी इच्छा है तमिलनाडु घूमना है, तो आप पूरे देश में कहीं पर भी घूम सकते हो। आपको आजादी है। कौन से किसके तहत? 19(4) के तहत। 19(5) क्या? 19(5) में व्यापार साथ में 19(5) के तहत है कि आपके देश के किसी भी कोने में बस सकते हो। आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो कश्मीर में जाकर रहूंगा, बिल्कुल रह सकते हो। आपकी इच्छा नहीं मैं तमिलनाडु में लेकर वहां पे जमीन लूंगा, घर बना, बिल्कुल रह सकते हो। आगे बात समझिए। तो भारत के किसी भी कोने में आप बस सकते हो। इसकी स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में? 19(5) में। 19(6) में संपत्ति का अधिकार, अभी इसको खत्म कर दिया है, ठीक है ना। 19(6) में संपत्ति का अधिकार। 19(7) में क्या है? 19(7) में क्या है? बिजनेस करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी कोने में कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, बस कंडीशन होना है कि वो वैध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें लिखा हो 19(7) में कि क्या कर सकते हैं? कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। पता चला अफीम लेके जा रहे हो, है ना, तो अवैध काम नहीं करना है, ठीक है। जो वैध है वो बिल्कुल आप कर सकते हो। आपकी इच्छा है कि मैं तमिलनाडु में जाकर बिजनेस करूं, बिल्कुल कर सकते हो। आपकी इच्छा है कर्नाटक में जाकर बिजनेस करूं, बिल्कुल कर सकते हो। इसकी चर्चा कौन सी आजादी है? कौन सी आजादी हो जाएगी? 19(7) में हो जाएगी। तो अब ये खत्म हो गया, इसके अंदर कितने हो जाएंगे? क्लोज 6 हो जाएंगे। आने बात समझ में? भाई इशारा समझ में? चलो अनुच्छेद 20 कौन सा है? दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि में संरक्षण क्या है? आपने कोई यदि दोष करा है ना, आपने कोई अपराध करा है, उस कंडीशन में आपको जो सजा मिलेगी वो कैसे मिलेगी? जैसे आपने पता चला कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। और मर्डर के लिए भी वर्तमान में मान लो कि आप लोग अगर मर्डर कर देते हो तो आपको फांसी की सजा है। क्या है? किसकी सजा है? फांसी की सजा है, ठीक। और पता चला कि आपने आज की तारीख में मर्डर किया और आज के लिए फांसी की सजा है। पता चला कि आज से पहले जो मर्डर करता था उसको सिर्फ 10 साल की सजा होती थी। यानी कहने का मतलब जब आपने जो जिस टाइम पे अपराध करा है उस टाइम जो सजा होगी वही आपको सजा मिलेगी, उसके न तो पहले वाली मिलेगी न ही बाद वाली मिलेगी। आगे बात समझ में? जैसे आपने कोई आज अपराध करा है और आज इस अपराध के लिए जो कानून होगा उस कानून के हिसाब से आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। अब पता चला कि कल से अपना संसद में कोई नया कानून आ जाए कि जो मर्डर करेगा उसको इनाम देगी। आगे बात समझे? ऐसा भी तो पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब आपने अपराध करा, आज अपराध करा और आज अपराध के लिए क्या है? फांसी की सजा। और कल से कानून नया चेंज हो गया कि जो अपराध करेगा उसको इनाम देंगे, तो आपको इनाम थोड़ी देंगे। आपने जिस समय अपराध करा और जिस समय जो कानून था उसके तहत आपको सजा मिलेगी। आगे बात समझ में? कि नहीं आ रहा था कि जिस समय जो अपराध हो, जिस समय जिस अपराध की सजा होगी वही आपको मिलेगी। ऐसा ना होगा कि उससे पहले वाला अपराध
मिलेगी और ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके बाद वाली सजा मिलेगी। आगे बात समझ में? अच्छा ये क्वेश्चन शायद पेपर में आया हुआ था, हाल फिलहाल में कोई सा पेपर था उसमें आया हुआ था, आर्टिकल 20 का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि दो सिद्धि का सबसेक्शन कौन सा है अनुच्छेद में? ऑप्शन थे 20, 21, 22, 23। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अनुच्छेद से आते हैं, ठीक है? अनुच्छेद 21 क्या है? क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना? ना तो आप खुद के प्राण ले सकते हो, ना कोई दूसरा आपके प्राण ले सकता है। है ना बात समझ? ना तो आप आत्महत्या कर सकते हो, ना कोई आपको मर्डर कर सकता है। अगर किसी ने आपका मर्डर कर दिया उसको भी सजा होगी। पता चला आप आत्महत्या करने गए, ठीक है, गलती से बच गए तो फिर सरकार आपको केस लगा देगी। है ना बात समझे? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के 21 अनुच्छेद में चर्चा है। किस अनुच्छेद में? 21 में। इसका कुछ एक भाग बाद में जोड़ा गया था। कौन सा था 21 का? शिक्षा का अधिकार। कौन से किसके तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। इसके तहत शिक्षा का अधिकार, ठीक है, आपको शिक्षा पाने का अधिकार है। इसके तहत 21 का कहता है, ठीक है। चलो आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। यदि आप गिरफ्तार होते हो तो उस समय में आपको क्या क्या आजादी मिलती है? अगर आपको पुलिस वाले गिरफ्तार करने आए तो आपको 3 टाइप की आजादी मिलती है। कितने टाइप की? 3। अगर आपको गिरफ्तार करने आए तो सबसे पहला तो क्या है, आप उनसे रीजन पूछ सकते हो, कारण पूछ सकते हो, तो मेरे को किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे बात समझे? तो जब आप गिरफ्तार होते तो आपको 3 तरह की आजादी, बिल्कुल आप उनसे रीजन पूछ सकते हो, यानी वारंट देख सकते हो कि मेरे को किस जुर्म में अंदर किया जा रहा है। सेकंड क्या है, अगर आपको क्या अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। कोर्ट अगर ओपन नहीं है तो आपको जज के सामने क्या करना पड़ता है? पेश करना पड़ता है। है ना बात समझे? ठीक है। अब ऐसा नहीं पुलिस वाले आपको क्या 30 घंटे 40 घंटे अपने पास रख हो गए, ठीक है, अब ऐसा नहीं चलेगा। कितने घंटे के अंदर अंदर आपको जज के सामने ले जाना है? 24 घंटे के अंदर। अब कोई बोला ना सर पता चला कि वो आने जाने में 30 घंटे लग गए तो जो आने जाने का समय होता है वो इंक्लूड नहीं होता है इसमें। है ना बात समझे? ठीक है। तो क्या हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है? जज के सामने पेश करना पड़ता है। तीसरी आजादी क्या है, अगर आपके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया है तो आप मनपसंद वकील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मनपसंद वकील कर सकते हो। अब ऐसा नहीं आपको वकील भी करने दिया जाएगा। तो 22 में क्या है, आपका क्या है, 22 का नाम क्या था? ठीक है, अपराध क्या था? गिरफ्तारी में आजादी, है ना, गिरफ्तारी में आजादी ऐसी क्या कर सकते हो। तो गिरफ्तारी में आपको कितने टाइप की आजादी मिलती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? पहली कौन सी? आप कारण पूछ सकते हो उनसे, आपको 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? आप मनपसंद वकील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या है, बस याद करना, घर पे जाके पीडीएफ देख लेना, उसमें आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, कोशिश करना उसको देखने की। क्या? हाँ वही है। आर्टिकल 30 में क्या है, ठीक है, कि कोई आपके ऊपर अत्याचार करके आपसे काम नहीं करवा सकता है। ठीक है, ये पता चला कि आप लोग घर लेते गए, बोले कि ये काम करना ही पड़ेगा तेरे को, ये बलपूर्वक आपसे काम करवा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो चर्चा है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में, कि कोई आपसे बलपूर्वक काम नहीं करवा सकता है। आगे बात समझिए। आर्टिकल 24 क्या है? 24 में 0 से 14, 0 से 14 वर्ग है। हाँ वो ये कहने का मतलब 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो खतरनाक काम होते हैं, खतरनाक कारखाने होते हैं, जैसे पता चला कि कहाँ क्या बन रहे हैं, पटाखे बन रहे हैं, अरे बात समझिए, कोई खतरनाक जो उद्योग होते हैं उनमें आप 14 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को नहीं लगा सकते हो। इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसी कारखानों में नहीं लगा सकते जहां पर क्या है खतरनाक चीज, जैसे पटाखे बनते हो, बारूद बनता हो, ऐसी जगह पर 14 वर्ष से छोटे बच्चों को आप नहीं लगा सकते। इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में। देखो इन दोनों में आप यदि देखोगे तो ध्यान से देखोगे, एक तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसके विरुद्ध अधिकार है? उनका शोषण वाला उसके विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा अधिकार है आपका, कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला अधिकार कौन सा था? समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। दूसरा कौन सा था? स्वतंत्रता या आजादी का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। तीसरा कौन सा हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहां से लेकर कहां तक है? 23 से लेकर 24 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। आर्टिकल 25 में क्या है? 25, हाँ 25, 26, 27, 28 ये सभी धर्म से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या क्या है तो सुन लो इधर। आर्टिकल 25 में क्या है? आप अपने मन से कोई सा भी धर्म मान सकते हो। है ना बात समझिए, कि आपकी इच्छा है कि मैं ये धर्म मानूं, बिल्कुल आपके मन से आपके दिल से कोई सा भी धर्म मान सकते हो, अंतःकरण से कोई भी धर्म मान सकते हो। इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 में। आपकी इच्छा है कि नहीं मैं ये धर्म अपना, बिल्कुल अपना सकते हो, आपके अंदर है ना, आपकी मेरी इच्छा है कि ये धर्म अपना रहा हूं, ये धर्म मान रहा हूं, बिल्कुल मान सकते। इसकी स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 25 में। तो ये जो धार्मिक समूह होते हैं, जैसे पता चला कि हिंदू धर्म में देखेंगे तो जुलूस वगैरह निकलते हैं, मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो जलसे वगैरह निकलते हैं, तो
तो एक तरह से धार्मिक सामूहिक कार्य होता है धर्म के लिए, ठीक है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 26 में, किसमें, अनुच्छेद 26 में। धार्मिक क्या है, धार्मिक समूह, धार्मिक समूह, कोई मान लो पता चला नवरात्र में जुलूस निकल रहा है, मुहर्रम में जुलूस नहीं जलसा निकल रहा है, तो ये जो सारी कंडीशन वो किसके तहत आ जाएगा, अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 में क्या है, धर्म के नाम पर कोई भी संस्था होगी उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अरे बात समझिए, धर्म के नाम पर कोई भी पैसा हो, पता चला मंदिर में करोड़ों रुपए बढ़े, उस पर 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। पता चला इस मस्जिद के में 5 करोड़ रुपए, उसके ऊपर 1 भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। पता चला किसी चर्च में पैसे बढ़े, उस पर 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। तो जितने भी धर्म के नाम पर संगठन होते हैं उनके पास जो भी पैसा रहता है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसकी चर्चा कौन सा अनुच्छेद में, 27 में। 28 में, 28 में क्या है, जितने भी सरकारी संस्थान है, यानी कहने का मतलब सरकार से उसको 1 भी रुपया मिल रहा है किसी संस्थान को, तो उसमें आप क्या है, धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हो। हाँ, भाषा की शिक्षा बिल्कुल दे सकते हो। पता चला कि आप संस्कृत की शिक्षा दे रहे हो, कहीं आप उर्दू की शिक्षा दे रहे हो, कहीं आप अरबी की शिक्षा दे रहे हो, बिल्कुल दे सकते। जैसे आपने देखा होगा मदरसे वगैरह में, ठीक है, तो मदरसे वगैरह में क्या है, क्या अगर सरकार की साइड से अगर 1 भी रुपया आ रहा है, 1 भी रुपया आ रहा है, तो वहां किसी आप धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते। किसकी शिक्षा मिलती है, भाषा की शिक्षा मिल सकती है, ठीक है। जैसे आप उर्दू पढ़ा रहे हो, बिल्कुल आप पढ़ा सकते हो, आप अरबी पढ़ा सकते हो, आप संस्कृत पढ़ा सकते हो, है ना बात। लेकिन पता चला सरकारी स्कूल में जाके किसी धर्म विशेष को लेकर प्रचार करते ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना बात। यानी कहने का मतलब सरकारी संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, भाषा की शिक्षा दी जा सकती है।